ग्रुप पे चल रही पेज न पहुंचे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम साथियों को आज इंडस कंसोर्शियम की तरफ से वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें हम आपको वेलकम करते हैं। आज जो हमारा वेबिनार हमने यहाँ पे मुनक्किद किया है उसका मकसद ये है कि आप तमाम साथियों को पता है कि पूरे पाकिस्तान में एक फ्लडिंग की सिचुएशन है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी नुकसानात हुए हैं। और सूबा पंजाब, सूबा सिंध, ये फ्लडिंग बेसिकली जो है सबसे पहले स्टार्ट हुई सूबा सिंध में, जहाँ पे सिंध की जो पूरा कोस्टल एरिया है, कराची से लेके ठट्टा डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद सिजावल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद बदीन, थरपारकर, और इसी तरह से फिर जो रिसेंट बारिशें हुई हैं तो उनकी वजह से फिर सांगढ़, उमरकोट, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलैयार, और उसके साथ दादू जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जोही जो तहसील है वो काफ़ी मुतासर हुई। उसके बाद रिसेंटली अभी कोहे सुलेमान में जो बारिशें पड़ी हैं उसकी वजह से राजनपुर की जो तहसीलें, कोहे सुलेमान का पानी जहाँ पे आता है वहाँ पे काफ़ी मुतासर हुई हैं और वहाँ पे भी नकल मकानी हुई है और लोगों के काफ़ी नुकसानात हुए हैं। इसी तरह से रिसेंटली पिछले 2 दिनों में सवात में भी फ्लडिंग की सिचुएशन है और सवात रिवर में भी बारिशों की वजह से काफ़ी जो है वो पानी आया है। तो इस पूरी जो फ्लडिंग की या कुदरती आफत की एक सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में डेवलप हो रही है, उन तमाम इश्यूज पे बात करने के लिए आज का ये वेबिनार हमने मुनक्किद किया है, ताकि हम रियल टाइम जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से, हमारे कम्युनिटीज़ के जो लोगों के मसाइल हैं फ्लडिंग के दौरान, हम उन्हें मालूम कर सकें। और वो जो गवर्नमेंट और दूसरे जो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, या और जितनी ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस पे काम करने वाली जो इदारे हैं उनके साथ हम वो सिचुएशन जो है वो पहुंचा सके, ताकि लोगों की जो है वो मदद हो सके। तो आज इस पहले वेबिनार में हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद फरीद साहब, जो कि राजनपुर कोट मिठन से हमारे साथ मौजूद हैं। आप इंडस कंसोर्शियम के चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं और उसके अलावा हेल्थ फाउंडेशन के साथ भी आप काम करते हैं। और इस वक्त इंडस कंसोर्शियम और हेल्थ फाउंडेशन जो है वो राजनपुर में कोविड से लेके अभी जो फ्लडिंग की सिचुएशन है उसमें लोगों के साथ जो है वो काम कर रही हैं। तो हम जमशेद साहब को आज के वेबिनार में वेलकम करते हैं। उसके साथ हमारे साथ मजीद मंगरियो साहब मौजूद हैं, जो कि SDF ऑर्गेनाइजेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन जिला सांगढ़ के साथ जो है में वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। वो सांगढ़ से हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। वो सांगढ़ की सिचुएशन हमें बताएंगे। और इसी तरह हमारे साथ बदीन से भी हमने रिक्वेस्ट की है इकबाल हैदर साहब को, और नवाब शाह से भी हमने रिक्वेस्ट की है आबिद लाशारी साहब को, जो कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के साथ काम करते हैं, कि वो भी आके हमें सिचुएशन से आगाह करें। सो मैं शुरुआत करूंगा जमशेद फरीद साहब से, जो कि इस वक्त राजनपुर में मौजूद हैं। जमशेद साहब, थोड़ा आप हमारे देखने वाले दोस्तों को और साथियों को राजनपुर ज़िले की जो ताज़ा तरीन जो फ्लडिंग की सिचुएशन है, थोड़ा उसके हवाले से आगाह करेंगे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही है। जी बिल्कुल हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने बिल्कुल ही सही टाइम के ऊपर और रियल टाइम जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो ज़बरदस्त है। इस वक्त जैसे आपको पता है कि सिचुएशन फ्लड चल रही है, और मैं ज़्यादा फोकस करूँगा राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, क्योंकि परसों से ही राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में फ्लड्स का जो सिलसिला है वो कुछ ज़्यादा हो गया है। इससे पहले भी तकरीबन ऑलमोस्ट जब से मानसून शुरू हुआ है तो बारिशें तो शुरू हो चुकी थी। आपको पता है राजनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो कुछ इस तरह की है कि वो 2 साइड से
फ्लड अफेक्ट करते हैं। एक साइड जो है वो उसकी वेस्टर्न पार्ट है जो कोई सुलेमान की रेंज है, और दूसरा जो है उसका मशरक की साइड है जो थ्रू डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडस रिवर चलता है। तो इस जी वक्त जो इंडस रिवर की सिचुएशन है वो तो ऑलमोस्ट जो है लो लेवल पे है, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो बारिशें हुई है तो सुलेमान के ऊपर, जी बारिशें तो काफ़ी दिनों से जारी थी, लेकिन जो अभी पिछले 2 दिनों की जो बारिशें हुई हैं उससे बहुत ज़्यादा जो है नुकसानात हुए हैं। स्पेशली जो नुकसान हुआ है वो क्रॉप्स को हुआ है। एक फ्लड प्रोटेक्शन बंद भी टूटा है, उसकी जी वजह से भी पानी जो है कुछ ऐसे एरिया में चला गया है जो कि सेफ था, और लोग ने काटा उसके ऊपर काश की हुई थी। और जो हमारी रुझान तहसील है उसकी यूनियन शाह वाली, और जो ट्राइबल एरिया है हमारा वो अफेक्ट हुआ है। बारिशें भी रूटीन से हटकर हुई हैं ज़्यादा, ऑलमोस्ट जो है ना बारिशें पहले की जो गांव में हमारे जो बस्तियां हैं वो ऑलरेडी पानी में थी, और ऊपर से फ्लड का जो सिनेरियो डेवलप हुआ है उसकी वजह से वो ज़्यादा वल्नरेबल हुए हैं। इसमें जो गवर्नमेंट है उसकी एफर्ट्स को मैं अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में कुछ स्ट्रक्चर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इस तरह के बनाए हैं कि वो ऑलमोस्ट जो है पानी तो अर्बन हमारा एरिया है उससे सेफ हो जाता है, और उन्हें चैनल्स बना दिए हैं जो, और कुछ उनको भी रिहेबिलिटेशन की है पिछले 4-5 सालों में। जो डेवलपमेंट की फंडिंग आई है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी चूँकि ज़्यादा था। और लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि जो 2010 का सीन था वो हमारा बेंचमार्क है। वो सीन इस वक्त नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे मैंने बताया कि फ्लड प्रोटेक्शन बंद एक टूटा है, उसकी वजह से ऐसे इलाके जो हैं अंडर वाटर आ गए हैं, और फिर रुझान का एरिया है वहाँ पर अभी कुछ स्ट्रक्चर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी वजह से वो रूटीन वाइज हर साल जिस तरह अफेक्ट होते हैं, तो इस साल भी वही इलाके जो है ना वो अफेक्ट हुए हैं। किसी किस्म की जानी नुकसान का इस वक्त तक कोई जो है ना केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अलबत्ता चाक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कल भी एक गांव से मुझे कॉल आई है कि उनकी गायों का जो है ना पूरा एक लेबर जो है वो इनकी रोत पोइयों के पानी की जद में आया है। कुछ को तो उन्होंने बचा लिया है, लेकिन कुछ 4 से 8 गाय जो हैं वो उनकी बह गई। और इसी तरह से जो कच्चे मकान थे वो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। बारिश इस तरह की हुई है कि वो मुसलसल रही है, स्पीड में रही है, और यानी कि पूरी एक रात और दिन खड़ी रही है पानी में। तो वो मकान ऑलरेडी वल्नरेबल थे, ऊपर से फ्लड आया और वो जो है ना उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। लेकिन जो मैं एक और बात यहाँ पर करूँगा कि जो हमारा जितनी भी इस वक्त फ्लड की सिचुएशन है, और मैं राजनपुर की हो या इवन हो पंजाब की हो या कहीं की हो, उसमें जो एक बात मैं अभी महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका फोकस जो है वो फ्लडिंग और रेन फ्लड के ऊपर है। जो बहुत कोई पर जैसे अभी सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे थे सवात में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, और बहुत ज़्यादा पानी आया है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है इस तरह का वो मीडिया उसकी कवरेज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ लोगों की ज़रूरत की, तो वो जो लोग अभी एवेक्यूएट हुए हैं, अब उसमें जो रोल अदा किया रेस्क्यू 1112 वालों ने लोगों को एवेक्यूएट किया है। कुछ लोग अपनी जो कश्तियाँ होती हैं उसके तहत, अपनी मदद आपके तहत भी बहुत सारी फैमिलीज जो है बाहर आई। फूड की नीड है, और ऊपर सारे शहरों टर्बुलेंट शीट्स टाइप चीज़ें जो हैं वो उसकी नीड है, और इसी तरह से जो राशन की भी ज़रूरत है। और इस फेज़ में जो सेकंड फेज़ होगा उसमें मुझे लग रहा है कि नीट नीट पे आते हैं जमशेद भाई, नीट पे आते हैं, थोड़ा सिचुएशन पे पहले बात कर लें फिर नीट पे हम आते हैं और जरूरत जो है क्या है। तो हमारे साथ जो है वो मजीद मंगरियो साहब जो हैं वो सांगढ़ से हैं, और क्योंकि थोड़ा दोस्तों को लग रहा होगा कि कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, थोड़ा आवाज के भी इश्यूज आ रहे हैं, तो हमारे तमाम साथी जो है बड़ी मुश्किल सूरत हाल में जो है आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे सिग्नल्स के और इसके बहुत बड़े इश्यूज हैं।
मजीद आपको आवाज आ रही है हमारी? हम थोड़ा सा आपसे सांगढ़ जिले की सिचुएशन जानना चाह रहे थे, क्योंकि सांगढ़ भी जो है ना वो काफी मुतासर हुआ है, और मुख्तलिफ उसकी तहसीलें जो हैं वहां पे भी जो है ना वो काफी लोग मुतासर हुए हैं, नकले मकानी भी की हुई है। तो आप थोड़ा हमें सांगढ़ की सिचुएशन के बारे में मजीद बताएंगे? आप तक हमारी आवाज आ रही है? अपनी माइक ओपन कर रहे हैं मजीद। मजीद तब जी मजीद, सर साहब मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बिल्कुल आपकी। अच्छा, मैं बस जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ, जी रास्ते ठीक में है, हूँ, ठीक है, ठीक है। तो डिटेल से फिर बात करता हूँ। चलें ठीक है, चलें ठीक है जी, आप अपनी माइक वैसे कर दें तब तक। गाड़ी जी में जी चला रहा हूँ। जी असल जी में सांगड़ में हालिया बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं। जी जी आपसे बात करते हैं जी। मैं अब इकबाल साहब की तरफ जाऊंगा जब तक मजीद जो है पहुंचे। अ, इकबाल साहब, आप थोड़ा सा बदीन जिले के बारे में बताएं, क्योंकि इस वक्त जो फ्लडिंग हुई है, जो बारिश हुई है, उसमें बदीन वो डिस्ट्रिक्ट है पूरी कोस्टल सिंध में जो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। और कंटिन्यूअस जो हिंदुस्तान से जो बारिशें, गुजरात से जो मॉनसून की बारिशें आई हैं उन्होंने मुतासर किया है अपना बदीन जिले को, जिसमें स्पेशली एलबीओडी, लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन, जो कि सबब बनती है हमेशा बदीन में जो है वो तबाही का। तो इस वक्त क्या सिनेरियो बना हुआ है करंटली 2020 में, अभी जो बारिशें हुई हैं? तो आप थोड़ा सा बदीन की सूरत हाल के बारे में हमें बताएंगे कि वहां पे क्या सिचुएशन है? हाँ जी, माइक आप इकबाल साहब अपनी माइक ओपन करें। अब मेरी जी आवाज शायद सब दोस्तों को जा रही है। जी जी सबसे पहले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और बदीन की सिचुएशन ये है कि इस मरतबा सिंध में जो बारिशें हुई हैं और उस वजह से फ्लडिंग की जो कंडीशन है उसमें बदीन और मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। बदीन की जो सिचुएशन ये है कि बदीन का आज अब तक ये जो बारिशें हुई हैं उसमें तकरीबन 75% ऐसा एरिया है जो कि फ्लड अफेक्टेड हो चुका है। मतलब डिस्ट्रिक्ट में 5 तालुके हैं तो उसमें से 4 तालुका ऐसे हैं जो कि अफेक्टेड हैं। उसमें बदीन, टंडबागो, शहीद फाजिल राहू और तलाहा। बदीन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है नेचुरली जो हमेशा करती आ रही है, तो वो लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन। और उसमें पिछले हफ्ते 6 दिन हुए हैं तो RD 83 पे एक शगाफ पड़ा था जो कि पहले तो 20 फुट का शगाफ था और वो बढ़ के जाके 100 फुट का शगाफ बन गया। और 6 दिन के बाद जाके गवर्नमेंट ने आर्मी और रेंजर्स के हेल्प से उसको कल शाम तक उन्होंने बंद किया है। सही। तो उस शगाफ की वजह से बदीन में बहुत सारे नुकसान हुए। उसमें 2 यूसीज, एक पंगरेव और दूसरी गई जरकस जो यूनियन काउंसिल थी, वो सबसे ज़्यादा उस शगाफ की वजह से मुतासर हुई और लोगों को अपने घर छोड़ के माइग्रेशन करनी पड़ी, डिस्टेंस माइग्रेशन। और उसके अलावा लोगों के जो लगे हुए फसल थे, क्योंकि इस सीज़न में बदीन में चावल का फसल लगा हुआ होता है और वो आखिरी दिन होते हैं उनकी कटाई के। इन दिनों में चावल पकने शुरू होते हैं और लोग कटाई की तैयारी में होते हैं। तो और दूसरा, इस सीज़न में टमाटरों की यहाँ पे फसल लगती है, क्योंकि बदीन एशिया की सबसे बड़ी टमाटरों की मंडी है और यहाँ एशिया में सबसे ज़्यादा टमाटो जाता है। तो बदीन का तकरीबन 90% टमाटो की फसल जो अब लगी हुई थी, 1 महीने से लोगों ने लगाई हुई थी, तो वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। काटन को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है और 80% से ज़्यादा जो लोगों ने चिली लगाई हुई थी उसको भी नुकसान पहुंचा है।
यहाँ पे एलबीओडी की सिचुएशन ये है कि एक जो सबसे बड़ा शगाफ इसमें लगा हुआ 6 दिन के बाद बंद हुआ है, तो आगे फिर उसकी वनरेबल कंडीशन हो गई है। आगे जो एलबीओडी जब कनेक्ट होता है कदम पाटेटी आउटफॉल डैम से केपीओडी से, तो वहाँ पे अब केपीओडी की कंडीशन बहुत संगीन हो गई है और केपीओडी के बाद एलबीओडी का स्ट्रक्चर वैसे ही खत्म हो चुका है। और दूसरी जो करने की बात है वो ये है कि पूरी एलबीओडी स्ट्रक्चर में जो डिस्चार्ज उसकी है कैपेसिटी वो सिर्फ 4000 जो है ना क्यूसिक है। तो इस वक्त 9000 क्यूसिक एलबीओडी में चल रहा है और कल से खामगढ़, नवाबशाह और मीरपुर खास का पानी ड्रेन होना शुरू हुआ है। तो वो आज से बदीन डिस्ट्रिक्ट में और अफेक्टेड एरियाज में दाखिल होगा। तो उसकी ये जो डिस्चार्ज लेवल है ये 9000 से बढ़ के ज़्यादा मजीद हो सकती है। तो आपको याद होगा कि 2011 में और 2003 में एलबीओडी की डिस्चार्जिंग जाके 16000 क्यूसेक तक पहुंची थी और उसने पूरे बदीन को अफेक्ट किया था। तो होपफुली अभी ये जो इस वक्त 9000 क्यूसेक चल रहा है, तो अगर पीछे से 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स का ये पानी जो अभी ड्रेन हुआ है और वो जब बढ़ेगा तो 3-4 हज़ार क्यूसेक और ज़्यादा मजीद होगा। तो इस वजह से सूरत हाल और मजीद ख़राब होने जा रही है बदीन में। एक तो ये, दूसरा ये है कि बदीन का जो दूसरा जो ड्रेनेज स्ट्रक्चर था जिसमें शहीद फाजल के में 2 बड़े ड्रेनेज स्ट्रक्चर हैं, एक अमीर शाह सिम है और दूसरी जो ड्रेनेज है वो कारो गुंगड़ा सिम है। तो अमीर शाह सिम भी बिल्कुल ओवरफ्लो हो चुका है, उसमें अभी कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर आइंदा बारिशें पड़ती हैं और या टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट का पानी ड्रेन आउट होता है। मुझे अभी टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट का कोई इतना इल्म नहीं है कि उनकी ड्रेनेज का क्या अभी तक कंडीशन है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट का पानी ड्रेन आउट आज से करना शुरू करेंगे। अगर टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट में भी अगर अपना ड्रेनेज का सिस्टम आज से ड्रेन आउट करना शुरू कर दिया तो कारो गुंगड़ो और अमीर शाह ड्रेन भी टूटने का खतरा है। और उसी तेल के गोलाची में एक दूसरी नहर है जिसको बंद करके ड्रेनेज का उन्होंने ड्रेनेज के इस्तेमाल में वो लाए हैं, तो उसमें शगाव पड़ा हुआ है। तो उस वजह से भी तकरीबन 40 के करीब गांव डूब गए हैं और लोगों की जो खड़ी हुई फसलें थी वो तबाह हो गई हैं। इस हिसाब से पूरा जो स्ट्रक्चर है, और फिर पीछे अगर आप जाएंगे कोस्टल बेल्ट पे तो वहाँ पे ड्रेनेज का जो मैकेनिज्म है वो पहले से ही डिस्ट्रॉय है बारिशों से पहले, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, 2 तरह का पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तो पीपल्स पार्टी और जीटीए का जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शगाफ जो पड़ा था एलबीओडी की आरडी 83 में, तो वो जो जगह है वहाँ पे वोटर्स हैं ज़्यादातर जीटीए के और वहाँ से एमपी है हसनैन मिर्ज़ा और फिर पीपल्स पार्टी के लोग भी वहाँ पे हैं। तो उसकी सियासी चीज़ों में वो शगाफ मुकम्मल तौर पे टाइमली बंद नहीं हो सका था। तो एक तो ये पॉलिटिकल इशू वहाँ पे, और दूसरा वहाँ पे जो इंटरनेशनल इशू है वो ये है कि ये पूरी ड्रेनेज पूरा जो सिस्टम है बदीन का और फिर अपर के जो 4-5 अजला हैं उनका सारा पानी आके ड्रेन करता है शकूर झील में, जो कि इंटरनेशनल एरिया है और वो उसका 30% एरिया पाकिस्तान में आता है और 70% एरिया हिंदुस्तान में आता है। तो वो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूट है जो कि हिंदुस्तान कभी भी नहीं चाहता कि उन शकूर लेक में पाकिस्तान की ड्रेनेज का पानी आए। तो उसको वो लेक को बचा के पानी को अगर टर्न करते हैं केपीओडी में आता है, फिर आगे चल के स्पाइनल ड्रेन में आता है, तो ये सारा वजह बनता है कि बदीन डिस्ट्रिक्ट डूब जाए। तो आगे फिर
बदीन के तेल के गुलाची, और उसके बाद जो अगला डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है सिजावल और ठट्टा, इसका पानी भी इस वजह से फिर ड्रेन आउट नहीं हो पाता, और उस वजह से ये तीनों डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट होते हैं। तो ये कंडीशन आज तक की है। पिछले 2 दिनों से कल से लेके आज तक अभी कोई बारिश नहीं हुई है, तो इस वजह से जो लोकल पानी है वो काफी कम हो गया है, लेकिन एलबीओडी और बाकी ड्रेनेज जो हैं उनकी कैपेसिटी फुल है, वो वैसे ही ड्रेन आउट कर रही है पानी को। लेकिन आगे जो केपीओडी है उससे आगे पानी नहीं जाता। यहाँ पे जो दूसरा इशू आ गया है अभी सीजन का, वो ये है कि ये दिन चल रहे हैं समंदर में तुरयानी आने के, मतलब हाई टाइड के दिन है। आज यानी आज 18 तारीख है, तो 15 से लेके फिर हाई टाइड होती है जाके 30 तारीख तक। तो ये हाई टाइड में फिर समंदर का पानी आ जाता है किनारे की तरफ, और इस वक्त सूरत ये है कि ऊपर से भी पानी आ रहा है और समंदर का पानी भी आ रहा है, तो इसका आपस में क्लेश होगा और वो बदीन को ज्यादा हो सकता है कि नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पे जो बड़ी बात है वो ये है कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो, और दूसरा सबसे बड़ा जो एडवोकेसी इशू है वो इंटरनेशनल है कि अगर बदीन डिस्ट्रिक्ट को या बदीन के लोगों को या सिंध के लोगों को अगर एक्सेस दिया जाए कि वो अपनी ड्रेनेज इसमें शकूर लेक में कर सके प्रॉपर, तो मैं समझता हूँ कि काफी फर्क आ जाएगा और हमारा जो इशू है वो काफी हद तक कम हो जाएगा और हम इस पानी से बच सकते हैं। और दूसरा ये कि जो पॉलिटिकली बिटवीन पीपल्स पार्टी और जीडीए कॉन्फ्लिक्ट है, इसको भी कम होना चाहिए। ये ऐसा जमाना है कि दोनों जो पार्टियां हैं उनको एक जगह पे होके और चीजों को उस नजर से देखना चाहिए कि किसी न किसी तरह से लोगों की वनरेबिलिटी कम हो, ना कि ये ब्लेम गेम जो चल रही है वो ज्यादा अफेक्ट हो। इसमें ज्यादातर ये हो रहा है कि आजकल जो नेशनल मीडिया है उसने पूरा का पूरा कराची को फोकस किया हुआ है, और इंटीरियर सिंध में जितने भी मीरपुर खास और बदीन के जो एरिया अफेक्टेड हैं इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। तो मैं समझूंगा कि हम सबकी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम इन इलाकों को जो ज्यादा अफेक्ट हैं, मतलब मीरपुर खास और बदीन सबसे ज्यादा है और इनमें ज्यादा नुकसान भी हुए हैं, और इसमें क्राप तो तकरीबन 90% से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसको हाईलाइट होना चाहिए। और ये मेन मीडिया जो है ना वो मीडिया में मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए इन इश्यूज को, मेरा ये ख्याल है। हुसैन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। इकबाल साहब ने बड़े तफसील के साथ जो है वो बताया कि बदीन में जो डिजास्टर की सिचुएशन क्या है, और उसमें लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स का पानी नवाब शाह से लेके मीरपुर खास सांगड़ ये पानी सारा जो है आता है बदीन में, तो उसकी वजह से ज्यादा मेन जो है ना वो वहां पे डिजास्टर की सिचुएशन बनती है। तो अभी इकबाल साहब ने बताया कि क्योंकि अभी वहां से पानी आ रहा है तो फ्लडिंग की सिचुएशन जो है वो बदीन वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे अभी तक बरकरार है, जब तक वो पानी ड्रेन आउट नहीं हो जाता। तो बड़ा एक क्रिटिकल सा पॉइंट आपने बताया, उसका हल भी बताया। हम आते हैं कि मजीद अब आपको आवाज आ रही है, थोड़ा सा हमें आप सांगड़ का सिनेरियो बता दें कि वहां पे जो है वो फ्लड की क्या सिचुएशन है और वहां पे कौन सी क्रॉप्स वगैरह मुतासिर हुई हैं और लोग इस वक्त कहाँ पे हैं, थोड़ा सा अगर आप हमें बता दें। अपना माइक भी ऑन करें। मजीद साहब अपना मजीद साहब आप अगर माइक अपनी ऑन करें। जी माइक ऑन कर दे मजीद। जी हाँ जी मजीद। अच्छा सर, जैसे मैं पहले में बात कर रहा था, बदीन तो जाहिर और मीरपुर खास शायद ज्यादा मुतासर हुए हैं, लेकिन सांगड़ भी काफी मुतासर हुआ है। और उसमें सांगड़ में भी खिपरो तहसील टॉप पे है, फिर सांगड़
और सिंझोरो और जाम नवाज अली, ये 4 तहसील ज्यादा जो है ना, इनकी जमीन लैंड लेवल जो है नीचे है, तो ये ज्यादा मुतासर हुए हैं। और उसमें हमारी गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में अभी तक कोई उनके पास, कल भी मैं गया था ऑफिस, आज भी AC2 की ऑफिस में गया हूं, तो वो अपनी फिगर्स में नहीं बता रहे हैं कि कितने मिलीमीटर बरसात हुई है हर तहसील में, फिगर्स क्या है, कितने लोग मुतासर हुए हैं। तो उनके पास कोई मेथडोलॉजी या कोई प्लान भी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके पास, कि किस तरह हमें ये अंदाजा लगाना है या कोई कलेक्ट करने हैं फिगर्स के कितना नुकसान हुआ है। रूरल एरियाज में 100% जितने फसलें कपास की थी वो खत्म हो गई है, और 80% राइस जो क्रॉप था वो भी खत्म हो गया है। जो पहले कुछ लोगों ने बिल्कुल कटाई कर दी थी वो तो बच गए, लेकिन जो कटाई नहीं हुई है, अभी होनी थी, वो फसल पूरा गिर गया। गिरने के बाद वो उनका जो बीज था, जो चावल मिलने थे, वो खुद उधर से जमने शुरू हो गए। तो ये सूरत हाल है। तकरीबन 3 से 4 फुट, 5 फुट, कहीं कहीं तो 6-7 फुट में पानी खड़ा है जमीनों में। तो इस सूरत हाल में लोग सारे जो एक तो डिजर्ट की तरफ निकल गए माइग्रेट होके, और उनके माल मवेशी बहुत बड़ी तादाद में मर गई है। उसके बाद उनके घर गिर गए। आई थिंक रूरल एरिया में तो 70% जितने घर थे वो गिरे हैं। बाकी कुछ जो है ना, आधा नुकसान हुआ है, आधे गिरे हैं, आधे बचे हैं, लेकिन 100% बहुत सारे गिरे हैं। तो ये सही। सूरत हाल है। कल वजीर आला खिपरो में आया था, खिपरो के एक गांव में। वहां भी सूरत हाल ये था कि कोई ऐलान करेगा कि भाई कोई रिलीफ देगा, कोई ऐलान इस तरह का नहीं हुआ, कोई रिलीफ नहीं हुआ। सिर्फ आया और मुआयना किया, हवाई मुआयना किया, और फिर कुछ लोगों के साथ मिला और फिर वापस चला गया। तो इस तरह की सूरत हाल जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं यहाँ, वो भी नजर नहीं आ रहे। सिर्फ सांगड़ का MNA जो है नवीद डेरो, वो नजर आता है, डी वाटरिंग करवा रहा है, यही एक काम करवा रहा है, थोड़ा बहुत जितना उन पहुंच पाता है वो करवा रहा है, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा है कोई काम हो रहा है। तो इस तरह लोग बेयारो मददगार अपनी मदद आपके साथ जितना हो सका है वो रोडों पे निकले हैं। लेकिन कल जैसे वजीर आला आया, उसके रूट पे जितने रोड थे, वहां रोड पे जो लोग बैठे हुए थे उनको पुलिस ने उठा दिया कि भाई इधर से निकलो, वजीर आला आ रहा है। रोड खाली करवा लिए उन्होंने। तो वो फिर लोग वहां से अपने थोड़ा बहुत जो सामान बचा हुआ था वो निकाल के कहीं बाहर जा रहे थे। तो ये सूरत हाल है हमारी ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की। तो कोई इस तरह का मैकेनिज्म नजर नहीं आ रहा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। और बाकी जो NGO हैं वो अपनी तौर पे जो फिगर्स कलेक्ट कर रही हैं, कुछ मुआयना कर रही है, कहीं विजिट कर रहे हैं, वो नजर आते हैं कुछ। और वो भी अगर ऑफिस जाते हैं, DC ऑफिस या ADC2-1 की ऑफिस में, तो उनको वहाँ गवर्नमेंट के जो फिगर्स हैं, तादाद है, क्या मुतासर हुआ है, वो कहीं न है और न मिलता है। अभी मेरे पास फोन आ रहा था, हैंड्स का दोस्त है उनका, कि उनको भी वो मालूमात कलेक्ट करने के लिए कुछ तादाद अंग खर्च चाहिए, वो उनको भी नहीं मिल रहा। तो ये सूरत हाल बेचैनी वाली नजर आ रही है। और लोगों के पास हम तंजीमों वाले दोस्त अगर जाते हैं सिर्फ पूछने के लिए कि भाई कितना नुकसान हुआ है, तो वो फौरी कहते हैं कि भाई आप क्या लेके आए, तो हमें कोई सपोर्ट करें, हम तो मर रहे हैं। और ज्यादातर जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके ऊपर बड़े वो गुस्से हैं। गरीब गरीब लोग, वो मैंने शायद 1-2 क्लिप साथियों के शेयर किए हैं ग्रुप में, तो वो गालियां दे रहे हैं कि हमारे पास भाई हमारा MP MNA चेयरमैन कोई नहीं आया, चेयरमैन वगैरह तो अभी रहे नहीं है, उनको खत्म कर दिया है। तो ये सूरत हाल है। तो जी लोग भी यार मददगारी बैठे हैं, अपनी मदद आपके तहत जो उनको लगता है। कुछ लोग स्कूलों में बैठ गए हैं, कुछ लोग रोडों के ऊपर बैठ गए हैं, कुछ लोग रिजल्ट की तरफ चले गए। तो इस तरह कोई नुकसान का अंदेशा या सर्वे वगैरह का कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है। जी हुसैन साहब। जी अभी तक जो है ना वो ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि असेसमेंट उस तरह से जो है ना वो क्योंकि अभी रिसेंटली कल तक बारिशें थी, तो वो असेसमेंट अभी प्रॉपरली जो है ना गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। अगर आबिद लाशारी साहब को हमारी आवाज आ रही हो, तो आबिद लाशारी साहब जो है
उनकी ऑर्गेनाइजेशन सांगड़ में और पूरे पाकिस्तान में जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ काम करती है, जो माजूर अफराद हैं। तो अगर आबिद लाशरी साहब थोड़ा सा जल्दी से हमें बता दें कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के जो हमारे साथी हैं, उनको ये जो फ्लड्स अभी आए तो उनके क्या मसाइल हैं, किस किस्म के मसाइल को वो फेस कर रहे हैं, स्पेशली जो है ना वो रूरल एरियाज में और ऐसे गांव में जहां तक गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती है और इदारे भी नहीं पहुंच पाते। जी आबिद साहब। आबिद साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में आबिद साहब को नेट का इशू है, उनका आवाज जो है ना वो सही नहीं पहुंच रही। हम फिर बात करेंगे उनसे। मैं जमशेद साहब की तरफ आऊंगा। जमशेद साहब, आप थोड़ा बताइएगा कि जैसा आपने बताया कि रुझान के इलाकों में और वहां पे फ्लडिंग हुई, तो उसके नतीजे में जो है वो काफी जो है ना वो लोगों ने कुछ जगहों पे माइग्रेट भी किया है और वहां पे सिचुएशन जो है वो फ्लडिंग की बनी हुई है। तो वहां उस इलाके में कोई फसल, कोई क्रॉप्स भी ऐसी होती हैं जिनका इमीडिएट, जैसे इकबाल साहब ने बदीन में बताया राइस का और वहां पे टमाटो का बताया, कुनरी मीरपुर खास में जो हमारी सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो मिर्च मंडी है वहां पे उसका नुकसान बताया, सांगड़ से भी राइस का नुकसान बताया। इस तरह क्रॉप्स को, और कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको राजनपुर और इस इलाकों में जो है ना वो नुकसान भी पहुंचाए और इमीडिएट नीड्स क्या है वहाँ? अच्छा हुसैन, मैं आपकी पिछली बात में एक बात करना भूल गया, मैं चाहूँगा अभी ऐड करूँ। थोड़ा माइक को करीब करें अपनी। आपने भी गौर किया होगा कि हाँ, मैं तो पिछली बात में इसको ऐड करूँगा। आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है अब बिल्कुल। हुसैन मेरी मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं आपकी पिछली बात में एक बात ऐड करूँगा कि आपने भी गौर किया होगा कि अगर हम 2006 फिर 2010 और आप 2020 को एनालाइज करें, क्योंकि जो हमारी बारिशों का पैटर्न है वो चेंज हुआ है थोड़ा। अगर मैं पिछले पूरे 15 साल को कवर करूं तो जून जुलाई जो है हमारा पीक सीजन होता था फ्लड का, और अगस्त का फर्स्ट वीक कभी कभी चला जाता था। अदरवाइज जुलाई में ये पूरा जो फेज है ये कंप्लीट हो जाता था और हम फेज से निकल जाते थे। अभी आपने नोट किया है ज़्यादातर जो बारिशें हैं वो अगस्त में, तो ये एक जो पैटर्न है बारिशों का वो चेंज हुआ है। अच्छा, दूसरा जो मैं पिछले 3-4 सालों से नोट कर रहा हूँ, बारिशों की जो इंटेंसिटी है वो बड़ी है और अचानक से आती हैं और इतनी शदीद आती हैं और 2 मिनट के बाद सूरज निकल आता है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। ये एक चीज़ है जिसको हम लेटर ऑन कभी जरूर डिस्कस करेंगे, जो हमारे मौसमियाती तब्दीलियाँ हुई हैं या सीजनल कैलेंडर चेंज हुए हैं, कि इसके ऊपर भी एक हमें डिबेट करने की ज़रूरत है। अब मैं आता हूँ जो आप बात कर रहे थे, बेसिकली राजनपुर में 3 चीज़ों में बड़ा फेमस है, गंदम, गन्ना और कपास। ये 3 मेजर क्रॉप्स हैं हमारी, और गंदम ऑलमोस्ट हमारी अप्रैल में खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारा मूंग भी एक सीजनल है, तो दरमियान में एक छोटा सा दे जाता है। अदरवाइज जो है गंदम के बाद काटन और जो है ना शुगर केन का जो है वो बम्पर क्रॉप्स हैं हमारे। तो जो वेस्टर्न पार्ट है वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमारा कश्मीर, ये वेस्टर्न पार्ट टोटल कोहे सुलेमान रेंज है, और इस पूरी कोहे सुलेमान रेंज के नीचे हमारा जो सेटल्ड एरिया बनता है उसको एक कैनाल है, दाजल कैनाल, वो सैराब करती है, और उसके यानी पैरेलल थ्रू रोड जो है ना वो गन्ना और कपास जो है काश होती है। वो ऑलमोस्ट मैंने कल भी ग्रुप में एक वीडियो शेयर की थी, आपने देखा होगा कि शिद्दत से पानी जो है कोई सुलेमान से नीचे आ रहा है, और फिर आगे जो कोई एक वीडियो थी जो गाड़ी के ऊपर बैठ के बनाई गई है, तो वो उसका पूरा जो बटन और शुगर केन है वो अफेक्ट हुए ये। और मशीन की वजह से इस दफ़ा जो मुझे लग रहा है वो जो कच्चे मकान थे ना, अगले फेज में उनकी बहुत ज़्यादा नीड होगी, उनको रिहैब करने की ज़रूरत होगी या नए बनाने की ज़रूरत होगी। खारी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, कपास और गन्ना डैमेज हुआ है हमारा। लाइवलीहुड जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है
वो हमारी ये दोनों क्रॉप है। और आपको पता है जब कॉटन को कोई मुसीबत आती है तो जो हमारी लेबर क्लास है यहाँ की, जो एग्री लेबर है, वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर होती है। और यहाँ पर जो फ्यूडल सिस्टम है और जो जमींदारा सिस्टम है, वो आपको पता है कि यहाँ पर जो बड़े जिम्मेदार है, मेजॉरिटी लैंड उनकी उनके पास है। और आकर मुजेरा सिस्टम जो है ना वो चलता है। और जो 8वें हिस्से के ऊपर या 10वें हिस्से के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, उनके हिस्से में कुछ नहीं आता है, उनके एनी इमरजेंसी और डिजास्टर, तो वो लोग बुरी तरीके से मुतासर होंगे। और ऑलरेडी कोरोना की वजह से हमारा जो सिस्टम था वो पहले से 3-4 महीने मुसलसल जो है लेबर क्लास जो है वो घर बैठ गई थी, वो मुतासर हो गया। और ऊपर से ये डिजास्टर जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत पीछे चले गए हैं लोग, 20 साल पीछे चले गए हैं। अब उनको अपनी रूटीन में आने के लिए जो टाइम दरकार है वो पता नहीं किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। नीड में अभी इमीडिएट नीड्स में यही मैंने आपको बताया, बारिशों के अच्छे तकनीक चीज को फूड या ड्राई फूड इस वक्त जो बाहर निकल आए लोग उनकी ज़रूरत है। और फिर लॉन्गर रन वही जो है ना शेल्टर होगा और फिर उनकी क्रॉप्स और कंपनसेशन होगी वो इम्पोर्टेंट होगी के साथ लाइवलीहुड। बिल्कुल। तो काफ़ी जैसा आपने बताया कि काफ़ी जो है ना वो गंदम है, गन्ना है, कपास की फसल को काफ़ी वहाँ पे नुकसान पहुँचा है। तो एक तरह तो लोगों के घरों को नुकसान पहुँचा है, लेकिन जो ये वो इलाके हैं जिन पे लोगों की इकोनॉमी का पूरा दारोमदार है ही ज़राअत पे। तो वो ज़राअत अगर मतलब घरों का भी नुकसान हो, उनकी फसलों का भी नुकसान हो, तो वो वल्नरेबल बनाते हैं। तो अब इकबाल साहब की तरफ आते हैं। इकबाल साहब, आपने बताया था काफ़ी, क्योंकि जिस तरह से आपने बयान किया तो जितने भी सिंध में बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कोस्टल एरिया पूरा सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, और उसमें बदीन जो है वो एलबीओडी की वजह से और बाकी जो भी आपने असबाब बयान किए उसकी वजह से काफी वल्नरेबल है, और इस वक्त भी वहां पे फ्लडिंग की सूरत हाल हो रही है। तो इस वक्त लोगों की वहां पे क्या जरूरियात है, नीड्स क्या है, इमीडिएट नीड्स जो है ना वो गवर्नमेंट को या जो समाजी इदारे वहां पे काम करना चाहें उनको क्या करना चाहिए वहां पे बदीन में? अच्छा हुसैन साहब, मैं पिछले 2 दिनों से फील्ड में हूँ और आज इस मीटिंग की वजह से मैं फील्ड में नहीं गया। तो सही है। सर, मैं आप माइक को थोड़ा थोड़ा करीब करेंगे, माइक को थोड़ा अपने साथ करीब कर ले तो आवाज थोड़ा। जी जी, हाँ जी, अब ठीक है मेरी आवाज़? बिल्कुल ठीक है। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि पिछले 2 दिनों से मैं फील्ड में हूँ और हमारी टीम आज भी फील्ड में है। तो कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो देखने में आती हैं और कुछ ऐसी होती है जो कि जब बंदा लोगों के साथ बैठता है तभी पता चलता है। तो सही है। पिछले 2 दिनों से जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे फ्लड का पानी बहुत ज़्यादा है और पूरी जो है जोग्राफिक जो लैंड है उसने फ्लड के पानी ने उसको घेर लिया है। तो यहाँ पे मैं जहाँ तक समझता हूँ वो ये है कि सबसे ज़्यादा नीड पीने के पानी की है, अच्छा, क्योंकि ठीक। बद्रीन में पीने के पानी का सोर्स सिर्फ एक ही है, वो है कैनाल वाटर। और कैनाल वाटर आजकल इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बंद कर दिए हैं और उसमें डीवाटरिंग हो रही है फ्लड का पानी, क्योंकि यहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी तो है नहीं। तो जी हाँ। लोगों को ये बड़ा मसला है, या तो उस पानी को किस तरह से फिल्टर करें और उसको पीने के लायक बनाएं और लोगों को दे दें। दूसरा ये कि सही। उसमें ये हो सकता है कि कुछ इदारे या गवर्नमेंट फौरी तौर पे डीवाटरिंग करे, कम से कम लोगों सही। को इमीडिएट पीने का पानी मिल जाए। और दूसरी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि इमीडिएटली टेम्पररी शेल्टर की लोगों को जरूरत है कि इस वक्त जितने भी लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं और वो या तो आके रोडों पे बैठ गए हैं या कुछ खाली जगहों पे टीलों पे बैठ गए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी शेल्टर नहीं है। मतलब पिछले 4 दिन 5 दिन लोग अपने घरों में पानी आ गया तो वहाँ से निकले तो कुछ ऐसी जगहों पे आके बैठ गए जो कि ऊपर थी, लेकिन ऊपर से उनको बारिश मुतासर करती रही। एक ये है, सही। सही। उसको कंसीडर किया जाए। दूसरा, जो जो तीसरी नंबर पे मैं अगर समझूं, मेरी समझ में जो आता है वो ये है कि ये पीक सीजन होता है बदीन में चावल के काटने का, और इसमें लोगों का पीछे वाला जो पूरा स्टॉक होता है वो खत्म हो चुका होता है और नए चावल
आते हैं और लोग खाते हैं। तो इस मरतबा ये हुआ है कि ना तो लोगों का परिवेश स्टॉक रहा है और नए जो चावल आने थे वो अब रहे नहीं। तो फूड की इमीडिएट नीड है लोगों को, और मतलब कोई चारा ही नहीं है। अगर आप इंतजार करेंगे कि लोग अगली फसल लगाएं और फिर उससे वो गुजारा करें, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फूड की इमीडिएट जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ये 4 मेन जरूरत है। और दूसरा, कल जब मैं वापस आ रहा था तो हमारी एक फीमेल कुलीग ने मुझे बताया कि जिस कैंप में हम होके आ रहे थे वहाँ पे कैंप तो गवर्नमेंट का स्कूल था, लेकिन स्कूल में एक लेटरिन था। ये एक तो पहले मैं बात आपको बताऊं, यहाँ पे जितने भी स्कूल, ज्यादातर स्ट्रक्चर जो कैंप के गवर्नमेंट के हैं वो स्कूल में, ज्यादातर स्कूल्स में पानी भरा हुआ है, कोई भी स्कूल खाली नहीं था। हमने 2 दिनों में ये एक स्कूल देखा जिसमें IDPs बैठे हुए थे, ठीक है, और 50 लोग बैठे हुए थे। उन 50 औरतों के लिए एक लेटरिन था, तो वो ख्वातीन बड़ी परेशान थी। तो मेरी कुलीग ने मुझे बताया कि मैंने इनसे सवाल किया कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करती हैं, तो इन्होंने कहा कि दिन को बच्चे इस्तेमाल करते हैं, फिर हम रात को शाम के बाद उसको यानी लेटरिन के लिए वो लेटरिन इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रोड के किनारे किसी जगह पे हम चली जाते हैं। सही। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है। तफसील से इकबाल साहब ने बताया कि इस वक्त जो है ना वो इमीडिएट नीड्स जो उन्होंने बताई कि वहाँ पे जो है सबसे पहले तो पीने के पानी की जरूरत है, फिर जो पानी खड़ा हुआ है उसकी डी वाटरिंग की जरूरत है, टेंट्स की जरूरत है, और खवातीन के लिए जो है वो वॉशरूम जो है उनकी जरूरत है। तो ये इमीडिएट काफी जो है ना वो नीड्स हैं। तो अगर थोड़ा सा आबिद लाशारी साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप हमें थोड़ा सा बताएं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हमारे साथी हैं तो उनको क्या मसाइल जो है इस फ्लड के दौरान जो है वो पेश आए हैं या पेश आ रहे हैं। सर जी भाई, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल ठीक आ रही है आप साहब, आप बात। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज जी। अस्सलाम वालेकुम सबको। यहाँ बड़े नेटवर्क की कनेक्टिविटी का इशू है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज आप सबको मालूम है कि वो हाई रिस्क पर होते हैं जब भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं। अभी भी जो ये फ्लड है, जो रेन इमरजेंसी लगी है, और हमारे पूरे सिंध के गांव गोट हो या तो शहर हो, तो सब में पानी मौजूद है, कहीं ज्यादा कहीं कम। मगर देखा जाए तो हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है मोस्ट वल्नरेबल हैं, और उनकी मूवमेंट तो बिल्कुल खत्म हो गई है ना। वो अगर पैदल चलते हैं, रेंग कर चलते जैसे, और जो व्हीलचेयर यूजर है या ट्राइसाइकिल यूजर है वो भी अभी इस मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जो बैसाखी पे चलता है वो उसके लिए मूवमेंट भी ये नहीं है। और उसके साथ साथ दूसरी डिसेबिलिटीज हैं, जैसे कि बच्चे ज़हनी माजूर होते हैं, अपने गांव में बेड रेस्ट होते हैं, चारपाई पे होते हैं या चारपाई पे बंधे होते हैं या चारपाई होते हैं। देखें अभी चारपाइयों तक पानी पहुंच गया हमारे गांव गोठों में। तो उन बच्चों को संभालना और घर की एवोकेशन करना, और माजूर खुद तो एवोकेट हो नहीं सकता घर से, कैसे नकल मकानी करें। तो इस हवाले से उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। कई 2010 का जो फ्लड आया था, सुपर फ्लड, उसमें तो कई ऐसे केस आए थे, लोग अपने घर खाली कर गए थे मगर माजूर बच्चों को पीछे छोड़ गए थे कि यार इनको लेके क्या करेंगे जाके। सही है, बिल्कुल। तो देखें नफ्सा नफ्सी का दौर है, तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है तो अपने हिसाब से हमारे इस कम्युनिटी को भी शामिल रखें। अभी भी जो घर गिरे हैं, कई माजूर अफराद के जो वालिदैन हैं, फैमिलीज हैं, उनके अपने बाहर लगे जाते हैं, तो उनमें देखें अफराद गैर माजूरी भी बड़ी मुश्किल से रहते हैं। तो अफराद बहम माजूरी के लिए रहना, कैंप्स में रहना और उनके में वाशरूम में जाना, अपने आप को संभालना
बहुत बड़ी दुश्वारी है। हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, नवाबशाह की 4-5 ऐसी यूसीज हैं बिल्कुल तबाह हो गई हैं, लोग सड़कों पे रोडों पे आ गए हैं। मीडिया कम दिखा रही है क्योंकि कुछ ऐसे मसले होते हैं कि इतना ज्यादा नहीं दिखा पा जाता, मगर दिखाना तो चाहिए, मगर कुछ कंप्रोमाइजेस होते हैं। हमारी फील्ड लोग कर रहे हैं, डेटा हमारे पास आ रहा है, जैसे हमारे पास डेटा आ गया, हम तो डेटा सबका इकट्ठा कर रहे हैं, अफराद बहम माजूरी, अफराद गैर बहम माजूरी, क्योंकि अभी देखें डिजास्टर है, सबको तकलीफ है, मगर मैं यही कह ज्यादा दुश्वारियां हैं इस डिजास्टर का रिलीफ का, इसमें वो बड़ी दुश्वारी में अपना वक्त गुजार रहे हैं। जी सर। जी आबिद साहब, बहुत ही शुक्रिया। आपने नेट के बड़े सीरियस इशू के बाद भी हमें जो है ना वो ज्वाइन किया, और जो हमारे माजूर अफराद हैं, उन साथियों के जो मसले मसाइल हैं इस फ्लडिंग की सिचुएशन में क्या हैं, आपने उनको हाईलाइट किया। और बिल्कुल गवर्नमेंट को, ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटी को, सब लोगों को जो है ना ऐसे साथियों का जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए और अपने रिस्पांस में उनको शामिल करना चाहिए, ताकि वो इस किस्म के जो हमारे साथी हैं वो रह ना जाए। मैं जमशेद साहब की तरफ आऊंगा। जमशेद साहब, आपका जो एनडीए में है, पीडीए में है, या जो हमारी फेडरल और सूबाई हुकूमतें हैं, या जो ह्यूमैनिटेरियन जो हमारे दुनिया है उसकी कम्युनिटी है, उनको आप क्या पैगाम या मैसेज देना चाहेंगे इस इमर्जिंग जो डिजास्टर है उसको रिस्पांस करने के लिए? उनको क्या करना चाहिए? आपका पैगाम क्या होगा? सर, मेरा पैगाम ये है कि हम एक्टिवेट होते हैं डिजास्टर के टाइम में, जबकि ये डिजास्टर जो है कोई सीजनल सब्जेक्ट अब नहीं रहा। पाकिस्तान का जो इस वक्त क्लाइमेटिक जोन बना है, अब ये कोई सीजनल या 2-4 महीनों का सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरे साल का सब्जेक्ट। तो हम पाकिस्तान में अब मैंने फील किया है कि प्रीपेडनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, और जब इमरजेंसी आती है तो हम उस वक्त सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से एक्टिव, और वो काम इस तरह से डाटा नहीं है, फलां चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर फुल फ्लैज, अब क्योंकि हमारे पास अगर अर्थक्वेक की बात करें तो उस वक्त कोई जो इंस्टीट्यूशंस मौजूद नहीं थे, अब एनडीए में बन चुका है, पीडीए में है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डीडीएमएस बन गए हैं। तो अब हम ज़रूरत इस उम्र की है कि हम इन इदारों को स्ट्रेंथन करें, और इन इदारों को हम जिस तरह बाकी हमारे डिपार्टमेंट्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, मेन स्ट्रीम, अभी डीडीए में जो है वो मेन स्ट्रीम डिपार्टमेंट के तौर पर नहीं मिला। पास पंजाब में तो सिंध का तो मुझे पता चला कि वहाँ है ही नहीं, डीडीए में एक्टिव ही नहीं है। पंजाब में पर फिर भी ये है कि एक्टिव हैं, लेकिन उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, बाकी रिसोर्सेज जो होने चाहिए उनके पास वो मौजूद नहीं है। तो कहने का मकसद ये है, मेरा पैगाम ये है कि हमें जो डिज़ास्टर का जो काम है, जो प्रीपेयर्डनेस है स्पेशली, उसको हमने सीरियसली और संजीदगी से लेना है, और इन चीज़ों की हमें थ्रू द ईयर जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और तैयार रहने की ज़रूरत है। इकबाल साहब, आपकी तरफ आते हुए मैं सिमिलर आपसे सवाल करूंगा कि आप जो है वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो क्या पैगाम है? साहब, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मैंने आपका पूरा सवाल सुना ना। अच्छा, नेटवर्क का कोई इशू था? हाँ जी जी, मैं जी दोहरा देता हूं मैं कि आपसे मेरा ये सवाल है, जैसे जमशेद साहब से था कि जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, या हमारी ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटी है, एक तो आपका मैसेज उनके लिए क्या है? दूसरी चीज ये है कि प्रोविंशियल लेवल पे जो कॉन्टीजेंसी प्लान बनता था, पहले कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होती थी ऐसी इमरजेंसीज को जो है ना वो करने के लिए, उसके असरात को कम करने के लिए, तो आपको कहीं वो कॉन्टीजेंसी प्लान रोल आउट होते हुए नजर आया कि कोई गवर्नमेंट का कॉन्टीजेंसी प्लान था और
ये कुदरती आफत आ गई और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया उसके मुताबिक। हुसैन साहब, बदीन के कॉन्टेक्स्ट में और मीरपुर खास के कॉन्टेक्स्ट में आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक अर्ज ये जरूर करूँगा कि यहाँ पे खास तौर पर बदीन में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इशू है। सही है। अगर शकू डन का इशू कम से कम फ्लड्स के दिनों में अगर दोनों ममालिक उस पर एग्री हो जाएं तो कम से कम फ्लड का पानी उसमें चला जाए। और मैं नहीं सोचता कि इंडियन पब्लिक ये नहीं चाहती होगी कि या ये चाहती होगी कि सिंध के और पाकिस्तान के लोग डूब जाएं। तो ये एक जॉइंट वेंचर हो सकता है लोगों के बीच। लोगों को बचाने के लिए ये डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी फोरम पे ये चीज़ अगर रखी जाए तो इट विल बी गुड। और दूसरा ये है कि क्योंकि सिंध में जो गवर्नेंस है वो पुअर है, उस वजह से एक तो प्रोविंशियल लेवल पे और दूसरा पिछले 4-5 माह से हम कंटिन्यूसली इन टच हैं विद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, बोथ डिस्ट्रिक्ट एंड बदीन। तो वहाँ पे पिछले तीन महीने पहले बदीन में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लेवल पे कॉन्टीजेंसी प्लान शेयर हुआ है और डिपार्टमेंट को अलर्ट किया हुआ था। डीसी खुद 3-4 मीटिंग्स उन्होंने प्रोवाइड की और सारे डिपार्टमेंट और जितने भी बाकी इदारे काम करते थे उन सबको उन्होंने अलर्ट किए कि ये फ्लडिंग सिचुएशन हो सकती है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट तैयार रहें। लेकिन उसके बावजूद भी कंडीशन ये हुई है कि जब फ्लड आया तो कोई तैयारी नहीं थी। वो 3 महीने पहले अपडेट हुई हैं, चीज़ें बनी हैं और लोगों ने उसको रीथिंक किया है, रिविजिट किया है, देखी है चीज़ें और अपने अपने जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर की हैं। उसके बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो ये बड़ी देखिंग है, इसको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे गुड गवर्नेंस का इशू है। मैं समझता हूँ कि अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट या सीडा या उससे रिलेटेड बाकी जो इदारे थे वो अगर इसको इम्प्लीमेंट करते यानी बारिश से पहले तो शायद बदीन डिस्ट्रिक्ट का तो इतना नुकसान नहीं होना था, क्योंकि बदीन की जो बारिश की कैपेसिटी है वो है 225 और बदीन में इस सीजन में जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है वो हुई है 100 यानी 150, 160, 165 कहीं पे इस तरह से। इससे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड यानी इस सीजन में नहीं हुई। तो यानी होना तो ये चाहिए था कि हमारी जो कैपेसिटी थी अगर उससे कम बारिश पड़ी है तो हमें मुतासर नहीं होना चाहिए था। फिर भी हम मुतासर हुए हैं तो ये स्ट्रक्चरल पार्ट है और फिर ये मैनेजमेंट का पार्ट है। उसको देखने की ज़रूरत है और जो प्लानिंग हुई पड़ी है उसको देखने की ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एक ये और दूसरा ये है कि ये डिज़ास्टर ऐसी चीज़ है जिसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है और यहाँ पे जिस तरह से फ्रीक्वेंट चेंज होती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है कि ये डिज़ास्टर होती क्या भला है और किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए या देखना चाहिए या पूरी डिज़ास्टर जो साइकिल है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये बड़ा इशू है। मसलन मैं इस मरतबा ये उम्मीद रखूँगा कि कम से कम डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल पूरी की जाए। यहाँ पे अगर यहाँ आजकल रेस्क्यू की सीजन चल रही है, लोग रेस्क्यू हो रहे हैं, मुतासर हो रहे हैं, तो ये पूरी साइकिल पूरा साल चले और फिर हम देखेंगे कि शायद इशू इससे कम हो, वरना तो फिर आइंदे साल ये सारी सिचुएशन होंगी और ये सारी एलपीओडी वही डैमेज और वही कट लगेंगे और लोग टूटेंगे। जी बहुत ही शुक्रिया इकबाल साहब ने बहुत ही जो है ना अच्छे तरीके से बताया कि इस इमीडिएट जो है ना वो नीड्स क्या हैं।
मजीद आपको आवाज आ रही हो तो आप अपना मैसेज, अगर गवर्नमेंट के लिए आपका कोई मैसेज हो, ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटी के लिए आपका मैसेज हो, तो आप हमारे साथ शेयर करें। आवाज आ रही है आपको? शायद मजीद को नहीं आ रही। आबिद साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी सर। जी जी मजीद, पहले मजीद फिर आबिद साहब। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मजीद। सर, जैसे दोस्तों ने भी शेयर किया कि हम इंतजार करते हैं हमारी खुद का और हमारे गवर्नमेंट का। हमारा अपना रवैया ये होता है कि जब कोई फ्लड आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, उसके बाद फिर सर पे हाथ रख के कहते हैं कि यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था। हमारी रियासत, हमारी डीडीएम है, हमारी प्रोविंशियल जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, पीडीएम है, उनकी तरफ से जाहिर ऑलरेडी प्लान और एक्शन अगर बना होता और उनके लिए तैयारी होती तो शायद हम कुछ नुकसान को ज्यादा से कम कर सकते थे, लेकिन वो है नहीं। इस वक्त लोगों को बहुत जरूरत है इमीडिएटली ड्रिंकिंग वाटर की, औरतों के लिए, बच्चों के लिए जो है बाथरूम की, और फूड की, खाने पीने की। और इस बारिश की वजह से मच्छर इतने ज्यादा हो गए, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे बहुत सारी ये कैंपेन चल रही है कि हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मच्छर मारे स्प्रे भी नहीं करवा सकते हैं। तो मच्छरों का आजार बढ़ गया है, उनके लिए मलेरिया बढ़ गई है। तो इस तरह की बहुत सारी जरूरत है। हमें जरूरत है कि इसको अब फेस करने के लिए हमारी पीडीएम है, डीडीएम है, और हम सिविल सोसाइटी को कोई किरदार अदा करना चाहिए। फौरी तौर हम जितना हो सके लोगों की मदद करें, और फिर नेक्स्ट के लिए हम ये डिजास्टर प्रोन कंट्री और मेरे ख्याल में प्रोविंस हो गया है, तो उसके लिए भी हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी चीजें होनी चाहिए कि हम उनको क्या फेस करें। उसके लिए कोई हमारे पास प्लानिंग या कोई इस तरह की चीजें नहीं है, वो करनी चाहिए थी। मेरे तरफ से ये मैसेज है। बहुत शुक्रिया मजीद। आबिद लाशारी साहब, आपका कोई मैसेज जो हमारी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के हमारे साथी हैं, उनकी जरूरियात के हवाले से गवर्नमेंट को, ह्यूमैनिटेरियन कम्युनिटी को आप कुछ कहना चाहें? जी सर, जैसे कि इंटरनेशनली पर्सन, आवाज आ रही है मेरी सर? आ रही है, जी जी। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो माजूर अफराद की जो इंटरनेशनल कैलेमिटी हिट एरियाज में जब भी रेस्पॉन्स होता है तो वहाँ उनको एक्नॉलेज किया जाता है, उनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। नो वन लेफ्ट बिहाइंड भी हमारा एक स्लोगन है पूरी दुनिया का। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम प्री प्लानिंग करें या जो रिलीफ वर्क दिनों में भी, हम जब भी अपनी छोटी मोटी प्लानिंग कर रहे हैं, रिलीफ वर्क दे रहे हैं। जी आबिद साहब, आपकी आवाज का नेट का इशू है, तो यह है कि आपकी आवाज नहीं आ रही। उसमें प्रायोरिटी एरिया उनको उनकी एक्सेसिबिलिटी के हवाले से देखें, उनके लिए भी माजूर अफराद और एक्सेसिबिलिटी देखी जाए। और मैं ये कहूंगा कि जब वाश फैसिलिटी बनाते हैं, पानी कहीं से पीने वाला ले आना है, तो वहां भी उनको ऐसी तरतीब दी जाए ताकि अफराद बहमाजूरी इजीली एक्सेस कर सकें। दूसरी बात सर, जो भी हम मटेरियल बनाते हैं, अभी सब एनजीओ काम करेंगी, रिलीफ में इंशाल्लाह एंगेज होंगी, तो मैं ये चाहूंगा कि उसमें वीडियो क्लिप बनाए ताकि अफराद जो समाज से महरूम हैं वो भी आपके मैसेज। जी बहुत शुक्रिया आबिद साहब। आपने बड़े अच्छे जो है वो सजेशंस जो है ना वो दिए हैं। मेरे ख्याल में जो सिचुएशन अब डेवलप हो रही है, हमारे यहाँ ये जो बेहरापन है माजूर सिर्फ उनको जिस्मानी माजूरी होती है। थैंक यू सर। जी जी बहुत शुक्रिया आबिद साहब। और सर आप कुछ कह रहे थे या? थैंक यू सर, ये सजेशन हमारे शामिल। जी बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज कट के आई है, लेकिन काफी चीजें हमारे पास पहुंची हैं। तो
आज की जो हमारी वेबिनार का जो मकसद था वो ये था कि जो इमर्जिंग सिचुएशन है और फ्लडिंग की पाकिस्तान में जो सिचुएशन बन रही है उसमें स्पेशली हमारे जो रूरल इलाकों के जो लोग हैं, जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं, हमारे रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गांव गोठों में जो लोग रहते हैं, वो जो फ्लड से मुतासर हो रहे हैं, उनकी आवाज और उनके मसाइल जो है वो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया तक और हमारी जो गवर्नमेंट है उस तक और हमारी ह्यूमैनिटेरियन जो कम्युनिटी है वहां तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की थी हमारे तमाम साथियों को जो इन इलाकों में, राजनपुर में, बदीन में, नवाबशाह में, सांगड़ में, उन इलाकों में लोगों के मसाइल को कम करने के लिए उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो आपने अच्छी तरीके से बताया कि लोगों के मसाइल क्या हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं और डिजास्टर के बचने के लिए उनके जो हल थे वो भी आपने बताए हैं। तो हम गवर्नमेंट जो एफर्ट कर रही है हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। पंजाब में, सिंध में, दूसरी जगहों पे, और हमने वहां पे देखा कि जब सिंध में फ्लड था तो सिंध के चीफ मिनिस्टर जो है वो पूरी सिंध का भी विजिट किया है और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो इंतजामिया है हम बिल्कुल उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जहां पे चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है वहां पे हम जरूर वो बात उन तक पहुंचाएंगे हमारी कम्युनिटीज के बिहाफ पे, ताकि लोगों के मसाइल जो है ना हल हो सके। इसका मकसद ये है। तो इंशाल्लाह अगले वेबिनार्स में भी हम मुलाकात करते रहेंगे। इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमशेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, मजीद साहब आपका और आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और इंफॉर्मेशन हमारे साथियों तक पहुंचाई। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार तक जो है हम आज के इस प्रोग्राम को खत्म करें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू।